Students, welcome back to your favorite YouTube channel for learning mathematics, Amit Sir Best BSR. BSR means वॉलंटियर, क्योंकि ये चैनल हम वॉलंटियर से कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने पहचान के लिए BSR लगाया है। तो सबसे पहले हम आगे जो पीछे हमने लास्ट वीडियोस की थी उनको रिवाइज करेंगे। और सबसे पहले वीडियो में मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था स्पीड डिस्टेंस टाइम, और उसमें मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम तुम लोगों को स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड कराई थी। और वो जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ट्रेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसके 2-3 क्वेश्चन तो NCERT में ही दिए हुए और बाकी तुम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने तुम लोगों को कुछ जर्नल प्रॉब्लम्स कराई थी। जर्नल इश्यूज कुछ हमारे पास होते हैं जिसमें कि मैंने तुम लोगों को ध्यान होगा एक प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, और एक उसमें प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से जो हमारा पिकनिक का क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये कुछ जर्नल इश्यूज थे अभी उसमें, लेकिन जो वीडियो थी कि लास्ट में आके कहीं वो मेरे को कट करनी पड़ी थी। उसका रीजन था कि वो लास्ट में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, तो मुझे लास्ट की पोर्शन को छोड़ना पड़ा था। तो उसमें एक क्वेश्चन फिर भी हमारा जो प्रॉफिट लॉस का था उसकी हमने स्टार्टिंग तो की थी बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं आज उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद फिर हम आज नया टॉपिक लेंगे। तो मैंने उससे रिलेटेड तुम लोगों को सब बता दिया था कि प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और शायद मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी ड्राइव करके बताया था। उसी फॉर्मूले को यूज करके तुम इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताया था कि ये प्रॉब्लम अभी नहीं हो पाई है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में एक बार रिवाइज कर दो। ए मैन सेल्स ए टेबल फॉर ₹96। एक किसी इंसान ने एक टेबल को सेल किया है 96 का, और गेन्स उसको फायदा होता है एज मच परसेंट, उतना परसेंट फायदा होता है जितनी की एज द कॉस्ट ऑफ टेबल, जितनी की टेबल की कॉस्ट है। और हमें टेबल की कॉस्ट ही पता नहीं है, बट हमें टेबल की कॉस्ट नहीं पता तो हम उसको लेट कर सकते हैं। लेट द CP ऑफ टेबल हमने लेट कर लिया ₹X। अब SP हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू ₹96, और हमें गेन भी दिया हुआ है कि गेन जो उसको हुआ है वो कितना हुआ है। तो गेन जो हुआ है वो उतना परसेंट हुआ है, यानी गेन की परसेंट पता है। गेन जो हुआ है वो हुआ है जितनी कॉस्ट है, यानी कि X%। अब तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला लिखवा दिया था डायरेक्ट, उसमें हम परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, और फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। लेकिन ये ध्यान रखना है परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, परसेंट हम पहले ही यहाँ पे यूज कर चुके हैं अपॉन 100। परसेंट का मतलब मैंने फिर तुम्हें बता दूं 1/100, और ये काम हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते समय उस वीडियो में करा चुके हैं। तो SP की जगह 96, CP की जगह X, और गेन परसेंट है हमारे पास X अपॉन 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 96 100 इक्वल X के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 100X प्लस X², और इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। सारी चीजें एक ही साइड होनी चाहिए, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 इज इक्वल टू X² प्लस 100X, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके हम फैक्टर्स या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी मेथड लगा के हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे 2 फैक्टर सोचेंगे। अब डिजिट जैसे बड़ी है तो तुम्हें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जितनी बड़ी डिजिट होगी उतना हम आसानी से उसके बारे में सोच पाएंगे। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि हमें डिफरेंस इसका 100 क्रिएट करना है और दो नंबर्स होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 9600 हो और डिफरेंस 100 हो, क्योंकि ये साइन माइनस का आ रहा है। तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस 9600 को पहले छोटा 2 पार्ट करो। अब इसके बारे में तुम सोच सकते हो और सोचना बहुत इजी है कि हमें 100 लाना है। तो 96 सोचो किस किस टेबल में आता है, तो तुम्हें ध्यान होगा कि 6 जा 96 होता है और 100 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 10 into 10, यानी धीरे धीरे उसको तुम्हें पार्ट्स में ब्रेक करना है, यानी कि एक साथ सारा फैक्टर कर लोगे तो तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अब इसके साथ इसको सोचो, इसके साथ इसको सोचो, तो 160 into 60, तो अब तुम्हें दिख गया होगा कि 160 into 60 करने पे 9600 आएगा, और क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स यूज किए हैं, और 160 - 60 करने पे तुम्हारा 100 आ जाएगा। तो अब तुम इसको स्प्लिट कर लेना, इसकी जगह लिख लेना 160 - 60 = 100, और इससे यहाँ पे पुट करके वैल्यू x² 100 की जगह 160 - 60, और अब इसके फैक्टर्स तुम कर सकते हो। और इसके फैक्टर्स जो आएंगे, वैसे तो मैं तो इसको ओरल भी कर देता, एक टेक्निक होती है ओरल भी हो जाते हैं। तो फिलहाल इसके फैक्टर आएंगे x + 160 और x - 60, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 160 प्लस में से -60 जाएगा तो 100 आएगा प्लस का, तो ऐसे करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे x की वैल्यूज आ जाएंगी -160 इट इज नॉट पॉसिबल, और x = प्लस का 60 इट इज पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट हमारी जो होगी वो पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव। तो मेरे को उम्मीद है कि अब ये प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम्स तुम इन फार्मूलों से डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इक्वल यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, ये फार्मूले डायरेक्ट यूज करके हमारे आंसर्स आ जाते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी आज की प्रॉब्लम। तो आज जो मैंने टारगेट लिया है, 3 क्वेश्चन का टारगेट लिया है, और इस टारगेट में जो ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, इस टारगेट में मैंने 2 कॉन्सेप्ट को टच किया है, 3 कॉन्सेप्ट को, 3 क्वेश्चन, 3 टारगेट, 3 तरीके के क्वेश्चन। तो इसमें मैंने पहला जो कॉन्सेप्ट पकड़ा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बल्कि ये देखा जाए तो तीनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के हैं तीनों क्वेश्चन। केवल डिजिट चेंज है एक क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की डिजिट चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में है, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे काफी लोगों ने पूछा था इसीलिए तो करा रहे हैं। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट से करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क एंड टाइम, वो कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर इक्वेशंस में भी यूज होता है, वर्क एंड टाइम। इसके बाद जो दूसरी वर्ड प्रॉब्लम है, ये वैसे डिस्टेंस स्पीड टाइम की है, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा लगेगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। और जो ये तीसरी वर्ड प्रॉब्लम है ये एज से रिलेटेड है। तो मैंने 3 डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे इजी कॉन्सेप्ट करेंगे, और इसमें सबसे इजी कॉन्सेप्ट है एज। एज के क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, एज के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। तो इसीलिए हम डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैंने इनको लिखा है कि सबसे पहले हम एज का क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो एज के क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी एज से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा तुम्हें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो जिस कंडीशन की इक्वेशन होगी, जिस कंडीशन में इक्वेशन दी होगी, उसी कंडीशन की एज में वो पुट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन, जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़े कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एज रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years ago and 5 years now is 1/3। तो यहां जो कंडीशन इन्होंने दी है वो रहमान की एज का जो सम दिया है, रेसिप्रोकल का जो सम दिया है, किस समय की एज का, 3 साल पहले की एज का और 5 साल बाद की एज का। तो हमें कभी भी एज के क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना होता है कि जिस कंडीशन की, जिस टाइम की कंडीशन है, उसी टाइम की एज पे हमें पहुंचना होता है। और लेट जो हम करते हैं
वो अक्सर हम प्रेजेंट को ही लेट कर लेते हैं, उससे हम फिर हम आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय किसी की प्रेजेंट एज, ये कोई है, इसकी प्रेजेंट एज इस समय सपोज करो कि ये एक बच्चा है और इसकी प्रेजेंट एज 10 साल है, 10 इयर्स। जब ये बड़ा होगा और बड़ा होगा तो मान लो ये और बड़ा हो गया, तो ये और बड़ा जब होता है और इसके बाल भी थोड़े से घने हो जाते हैं, कान भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, दांत भी थोड़े आगे आ जाएंगे, तो उस समय इसकी एज अगर हम देखें तो ये जो इसकी हमें रूप दिखेगी, ये रूप हमें मान लो दिखेगी 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स। तो आफ्टर 10 इयर्स इसकी एज हो जाएगी 10 + 10 यानी कि 20 इयर्स। तो सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने साल बाद हमें एज निकालनी है उतना हम उसकी प्रेजेंट एज में ऐड करके पहुंच सकते हैं। और अगर हम थोड़ा और पहले 9 साल की बात करें, तब ये बहुत छोटा बच्चा था और उस समय सिर पे बाल भी नहीं आए थे, और उस समय की अगर हमें एज पे पहुंचना है तो हम इसकी एज में से 9 माइनस करेंगे, 10 - 9, तो हम यहां पहुंच जाएंगे, यानी ये बच्चा 1 साल का है। तो आते हम बीच में से हैं, बीच से इधर भी जा सकते हो और बीच से इधर भी जा सकते हो, और बीच का मतलब है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट को हमेशा सपोज करो और प्रेजेंट से आगे पहुंच जाओ, प्रेजेंट से पीछे आ जाओ। तो कोशिश करनी है कि प्रेजेंट को ही लेट करना है। वैसे अक्सर पूछता भी प्रेजेंट है, और ना भी पूछे तो भी तुम प्रेजेंट को लेट कर सकते हो। और मजे की बात इसमें ये भी होती है कि जैसे ये क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि रहमान की 2 एज की कंडीशन दी है, एक तो 3 इयर्स एगो दी है और एक 5 इयर्स लेटर दी है बाद में। तो मैं और प्रेजेंट एज पूछ रहा है, 3 तरह की एज हो गई, 3 साल पहले, 5 साल बाद और प्रेजेंट। तो मैं चाहूं तो प्रेजेंट को भी लेट कर सकता हूं, इसको भी लेट कर सकता हूं, उसको भी। आंसर सबसे बराबर रहेगा, हम उससे भी आंसर वही निकालेंगे, उससे भी वही निकालेंगे। अगर हम 3 साल पहले की एज को लेट करेंगे एक्स, और हमें प्रेजेंट निकालने की होगी, तो 3 साल पहले की एज में 3 ऐड करके हम प्रेजेंट पे आ जाएंगे। अगर हमने 5 साल पहले बाद की एज को एक्स मान लिया और हमें प्रेजेंट निकालनी है, तो उसमें से 5 माइनस करके हम प्रेजेंट पे आ जाएंगे। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम किसी को भी लेट कर सकते हो। बट जो इजी है और सिंपल है वो प्रेजेंट है। आदमी को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए, तो वर्तमान के हिसाब से ही चलो। तो सबसे पहले तुम लेट कर लोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। हमने उसकी प्रेजेंट एज x मान ली। तो मैंने जैसे भी तुम्हें बताया कि कंडीशन जिस एज में होगी, अब तुम x में कंडीशन फिट नहीं कर सकते क्योंकि x की कंडीशन नहीं है, प्रेजेंट की कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन उन्होंने दी है, सम जो दिया है रेसिप्रोकल का, वो 3 साल पहले और 5 साल बाद की एज का दिया है। तो पहले तुम्हें वहां पहुंचना पड़ेगा कि 3 साल पहले रहमान कितना बड़ा था और 5 साल बाद कितना बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एज ऑफ रहमान, या रहमान्स एज 3 इयर्स एगो। तीन साल पहले रहमान की एज कितनी होगी? तो 3 साल पहले रहमान की एज होगी x - 3 इयर्स। ऐसे रहमान्स एज अब 5 साल बाद कितनी होगी? 5 इयर्स लेटर, बाद में। तो ये होगी x + 5 इयर्स। तुम्हें जो है ये काम पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम जिस कंडीशन की तुम्हें दी हुई है, रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन के हिसाब से तुम्हें उसकी एज पे पहुंचना पड़ेगा। अब सीधी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उसने कंडीशन दी है सम का मतलब ऐड। किसका? रेसिप्रोकल का। किसका? रहमान की एज के 3 साल पहले की और 5 साल बाद की। तो 3 साल पहले की एज है ये, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो इसको जब रिवर्स करोगे तो ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 1/x - 3।
और ऐसे ही जो 5 साल बाद की एज है उसका रेसिप्रोकल 1/x+5 और इक्वल 1/3, क्योंकि उसने सम दिया था कि ये सम 1/3 है। अब इसको तुम सिंपल इक्वेशन बना सकते हो, एलसीएम वगैरह लेके x - 3 x+5 ये डिवाइड होके कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x+5 और प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3, x + x 2x प्लस 5 - 3 2 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x² + 2x - 15 इक्वल, इधर 2 की 3 से करेंगे 6x और इधर 2 की 3 से करेंगे 6। अब ये सब उठा के इधर शिफ्ट कर लो तो x² 2x ये प्लस का इधर आया माइनस हो गया 4x और ये प्लस का इधर आया माइनस हो गया 21 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, x² - 4x - 21। अब इसके फैक्टर्स कर लो, यानी दो नंबर जिनके मल्टीप्लाई 21 हो और माइनस करके 4 आ जाए तो 7 × 3 = 21, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x, मैं डायरेक्ट कर देता हूं x² - 7x + 3x - 21। अब इसको कॉमन ले लो, x - 7 + 3 x - 7 तो फाइनली x - 7 और x + 3। अब इससे जब तुम x + 3 से 0 निकालोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रहमान नेगेटिव में नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी नेगेटिव नहीं होती, जैसे एज, वेट, हाइट, लेंथ, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हम एक बार x - 7 को 0 कर लेंगे, x = 7, ये अच्छी बात है। रहमान 7 साल का हो सकता है, तो 7 साल पहले वो 7 साल का रहमान है, 3 साल पहले यानी जब वो 4 साल का था और 5 साल बाद यानी जब वो 12 साल का था, तो उनका अगर तुम रेसिप्रोकल का सम निकालोगे तो आंसर आएगा 1/3। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम वैसे हमारी फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को पता है कि उसमें फॉर्मूला तो हमारे पास है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसमें वो नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम में कुछ थोड़ा सा हमें अलग चीज भी यूज करनी है, क्योंकि ये है तो वही कॉन्सेप्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम का, बट इसमें एक जो ये कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक का मतलब हुआ अप स्ट्रीम, कम बैक यानी वापस आना। अगर कोई चीज डाउन में जा रही है और वापस आएगी तो जाते समय को अगर हम डाउन का वर्ड यूज करते हैं तो आते समय को अप का वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि जब कोई चीज जा रही है, और इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये चलता है वाटर के साथ। वाटर के साथ ये कॉन्सेप्ट इसलिए चलता है, और ये मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको समझा दूं कि तुम्हें एक नॉर्मल कैलकुलेशन पता होगी कि माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़, हिमालय पर्वत, तो वहां पे क्या होता है जब सर्दियां पड़ती हैं तो बर्फ जम जाती है, आइस, और ये बर्फ फिर जब गर्मियां पड़ती हैं तो सूर्य देवता इसकी गर्मी से ये जो बर्फ है ये पिघलना शुरू हो जाती है, और ये पिघल के फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी वाटर की एक स्टेट बन जाती है, लिक्विड स्टेट, और ये पानी इससे बहता है। तो जब ये पानी इससे बहता है तो उस केस में फिर ये पानी की जो टेंडेंसी है वो हमेशा अप टू डाउन है। अगर पानी को बिल्कुल एकदम से हम यहां गिरेंगे और ये फ्लैट सरफेस होगी तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी केवल तब फ्लो करेगा जब उसको हम ढलान पे गिरेंगे, यानी पानी की टेंडेंसी हमेशा ऊपर से नीचे चलने की होती है। तो ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, ये पानी नीचे की तरफ आएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा सारी नदियां एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और वो डायरेक्शन हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर नदी इस साइड चल रही है तो समझ लो ये ऊंचा है और ये नीचा है,
क्योंकि हमेशा पानी अप से डाउन की तरफ चलता है। तो इसीलिए जब हम पानी के फ्लो के साथ चलते हैं या कोई नाव चलती है, कोई भी चीज चलती है पानी के फ्लो के साथ, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन वर्ड का मतलब है वो नाव पानी के फ्लो के साथ जा रही है। और पानी के फ्लो के अगेंस्ट अगर नाव चलती है, ऊपर की तरफ चलेगी, तो फिर क्योंकि पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हम पानी के फ्लो के अगेंस्ट चल रहे हैं, पानी का फ्लो तो नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ, और हम चल रहे हैं अप स्ट्रीम यानी कि फ्लो के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो कहलाती है ये अप स्ट्रीम। यानी अब तुम आज के बाद अंदाजा लगाओगे, कहीं तुम्हें डाउन स्ट्रीम वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब जो बोट है वो पानी के फ्लो के साथ जा रही है, और अगर अप स्ट्रीम मिलता है तो पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रही है। तो ये तो हो गई इसकी जनरल कहानी। अब इसकी टेक्निकल कहानी क्या होती है? तो टेक्निकल कहानी हमेशा ये होती है कि जैसे पहले कभी इस कॉन्सेप्ट को लोग इस्तेमाल किया करते थे ट्रांसपोर्टेशन में। एक्चुअल में क्या था कि पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का इतना बढ़िया सोर्स नहीं था, ट्रक वगैरह या ट्रेन, तो वो क्या करते थे ट्रांसपोर्टेशन में इसको पानी को यूज करते थे कि जैसे जंगल जो होते थे पहाड़ों पे, वहां लकड़ियां काट देते थे और लकड़ियों को फिर नीचे ट्रांसपोर्ट करना होता था मैदान में, तो फिर वो क्या करते थे पानी में वो लकड़ी के टुकड़े घेर देते थे जिससे वो बह के फिर नीचे पहुंच जाते थे। तो वहां इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी का टुकड़ा है उसकी तो कोई स्पीड नहीं है, फिर भी वो मोशन में है, यानी फिर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि पानी का फ्लो उसको पुश कर रहा है और अपनी स्पीड उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको दे रहा है। तो इसलिए जो भी चीज डाउन में चलेगी हमेशा, अगर उसकी कोई स्पीड नहीं है तो वो पानी की स्पीड से चलेगी, और अगर उसकी स्पीड है तो पानी की और उसकी स्पीड मिल जाएगी, यानी वो और ज्यादा तेज चलेगी। लेकिन अप स्ट्रीम में उल्टा होता है, अगर तुम्हारी कोई स्पीड नहीं है तो तुम अप स्ट्रीम में जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हारी कोई स्पीड है तो फिर तो अप स्ट्रीम में अगर तुम जाते हो तो पानी की स्पीड तुम्हारी स्पीड को रोकेगी, और रोकने का मतलब जितनी उससे एक्स्ट्रा स्पीड तुम्हारे पास होगी उसी से वो डिस्टेंस कवर होगा। तो वहां तुम्हें डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड करना होता है और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को माइनस करना होता है, और उस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी कहानी का इस्तेमाल करेंगे और इसी कहानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले हमें जो चीज पूछी है वो हमें लेट करनी पड़ेगी। स्ट्रीम, स्ट्रीम वर्ड होता है वाटर का फ्लो, कभी कभी से करंट भी बोलते हैं, करंट और स्ट्रीम एक ही बात है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने पानी की स्पीड को x मान लिया, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है शांत पानी, यानी तालाब का पानी जिसमें कोई अपनी स्पीड नहीं होती, वो हमें दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमें गिवन है, और ये हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में वो बोट किस स्पीड से चलेगी वो निकालेंगे। तो दैट मीन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो डाउन के लिए हमेशा तुम्हें याद रखना है कि दोनों का फ्लो का डायरेक्शन सेम है, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी, और बढ़ने के लिए ऐड करेंगे, और ऐड करते समय ध्यान रखेंगे हमेशा बोट की स्पीड पहले लिखेंगे और पानी की स्पीड बाद में, यानी 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ऐसे फिर निकाल लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, पानी के फ्लो के अगेंस्ट चल रही है, अपोजिट, तो वहां पे स्पीड एक दूसरे को लैप्स करेगी, खत्म करेगी। अगर दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर है तो यही रहेंगे, फिर वो ना आगे जाएगी ना पीछे। और अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो इसको भाग के ले जाएगा, और अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये इसको क्रॉस कर पाएगी, और उसके लिए दोनों की स्पीड का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, और इसी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा अप स्ट्रीम का, यानी इस स्पीड से अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कवर होगा और इस स्पीड से डाउन स्ट्रीम का। अब तुम इसकी क्वेश्चन की, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, तो लैंग्वेज ये है कि वो बोट जा रही है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हम टाइम निकाल सकते हैं
टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 और डाउन की स्पीड है 15 प्लस एक्स। इतने घंटे लगेंगे उसको 30 किलोमीटर डाउन जाने में। ऐसे टाइम टेकन बाय बोट टू गो 30 किलोमीटर। अभी वापस आएगी यानी कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में उसको लगेगा 30 अपॉन 15 माइनस एक्स आवर्स। ये हम सबसे पहले दोनों टाइम निकाल लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब ये कंडीशंस हमारे पास सब अलग अलग होती हैं। और अलग अलग क्या कंडीशन होती है? जैसे कंडीशन हमारे पास है फिलहाल कि उसको टोटल टाइम इतना लगता है। एनसीईआरटी में कुछ अलग कंडीशन है, ये कुछ अलग कंडीशन है। वो कंडीशन तुम देख लोगे बैलेंसिंग के लिए। तो फिलहाल ये टोटल टाइम की कंडीशन है कि डाउन और अप का टोटल टाइम उसने दिया हुआ है 4 आवर्स और 30 मिनट्स। अब मैं तुम्हें यहां एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये वाला जो टाइम था ये आवर्स में था और प्लस ये वाला जो टाइम है ये भी आवर्स में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन जो होती है वो हर तरह से बैलेंस होनी चाहिए। जैसे आवर्स प्लस आवर्स तो इजिकल टू भी आवर्स होना चाहिए। लेकिन ये है मिक्स, ये बैलेंस नहीं है अभी इक्वेशन। यानी कायदे में हम यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन है वो अभी हम सॉल्यूशन में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस होनी चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस मिनट को भी आवर लिखना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे हटा के ऐसे लिख सकते हो। अब ये बैलेंस हुई क्योंकि आवर प्लस आवर इज इक्वल टू आर। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें से पहले 30 कॉमन ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और वरना नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये एलसीएम लेके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे 4 2 8 1 9/2। अब तुम चाहो तो ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में लाओ और इधर एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम जो आएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। और ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 15 माइनस एक्स और यहाँ आ गया 15 प्लस एक्स और इजिकल टू ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। तो ये 9 ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 30। अब ये कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगली लाइन में कर लेना इसको कैंसिल। तो फाइनली ये आ गई हमारे पास कैलकुलेशन। ऊपर तो x से x तो कैंसिल हो गया, 30 आ गया ऊपर। तो ठीक है, तुम अभी कैंसिल मत करो। 30 आ गया ऊपर और नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी। तो ये 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको काट लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा। तो ऊपर आ गया 3 और नीचे 30 का 10 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन और सिखाऊं, ऐसे भी काट सकते हैं। यानी ये ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से कटता है। इससे भी अगर होल पे है तो इससे भी कट सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ये भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है। तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये 3 से 10 टाइम कट जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये से 10 टाइम कट गया, 10 की 20 में 200। अब उठा के इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल 25। अब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्क्वायर हटा के रूट लगा देते हैं। गलत, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करनी पड़ेगी तब सॉल्व करेंगे। और इसके फैक्टर होते हैं, हमें भी आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। इसका इस तरीके से तुम्हें फैक्टराइजेशन करके दिखाना है। अब इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 5 और एक -5। तो -5 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि बोर्ड की स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो फाइनल आंसर 5 किलोमीटर पर आवर।
और हमेशा ध्यान रखना कि बोट की स्पीड इसीलिए हम हमेशा बाद में रखते हैं। अगर तुमने x माइनस 15 कर दिया तो 5 माइनस 15 यानी माइनस 10 की स्पीड आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा बोट की स्पीड पानी से ज्यादा होगी, वरना ये अप स्ट्रीम का केस फॉलो नहीं होगा। तो इस बात का वहां पे लिखते समय ध्यान रखोगे। तो अब तुम्हारी धीरे धीरे आखिरी प्रॉब्लम, और ये आखिरी प्रॉब्लम भी वैसे तो कोई ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है और हमें इसको यूज करना है 3rd चैप्टर में भी और यहाँ पे भी। ये कॉन्सेप्ट होता है वर्क एंड टाइम का, वर्क एंड टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है अब मैं तुम्हें बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट कि जैसे ये एक मेरे पास बुक है और इस बुक को मान लो कि मैं 2 दिन में पूरी सॉल्व कर लेता हूं, तो 1 दिन में कितनी सॉल्व करूंगा? तो तुम कहोगे 1 दिन में इतनी, यानी लगभग हाफ। यानी कि अगर ये बुक पूरी 2 दिन में सॉल्व होती है तो 1 दिन में हाफ होगी, यानी कि इस पूरे का 1/2। तो यही एक हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है और वर्क एंड टाइम की पूरी कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है कि इफ ए वर्क इज डन इन x डेज, अब डेज भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि कोई काम अगर x दिन में पूरा होता है, दिन में, मिनट में, आवर में, तो हमें तुरंत इसके यूनिट पे जाना होता है। यानी कि इसका मतलब इन 1 आवर या 1 मिनट या 1 सेकेंड्स वी कैन डू 1/x ऑफ द होल वर्क। हम उस पूरे काम का 1/x पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 1/2 कर लेंगे, यानी हाफ काम कर लेंगे। अगर हम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में हम उससे 1/3 कर लेंगे। अगर हम किसी काम को 10 मिनट में पूरा करते हैं तो 1 मिनट में हम उसका 1/10 पार्ट कर लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन है भैया ये है कि 2 पानी की टंकियां हैं, 2 वाटर टैप्स, अगर वो एक साथ चलाई जाती हैं तो वो किसी टैंक को इतने टाइम में फिल कर देती है। ये है 975/8 आवर्स। जो उनमें से बड़ा टैप है, टैप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसा वाला होता है छोटा वाला जो तुमने घरों में सिंक वगैरह में देखा होगा, और एक होता है बड़ा वाला सबमर्सिबल वाला टैप। तो उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, और ये छोटा होता है। तो ये छोटा टैप तो जितने टाइम में उसको भरता है, बड़ा वाला टैप उससे 10 घंटे कम लेता है। ये कम टाइम में भरता है, ये ज्यादा टाइम लेता है। तो अब हमें किसी का भी टाइम नहीं पता, ना इसका ना उसका। अगर हम इसका टाइम लेट करते हैं लार्जर वाले का x, तो स्मॉलर वाला उससे यानी कि 10 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कि स्मॉलर वाला लेगा x + 10। और अगर हम स्मॉलर वाले का लेट करते हैं x, तो लार्जर वाला उससे 10 घंटे कम लेगा, यानी कि x - 10। तो ये बात तुम ध्यान रखोगे कि लार्जर के साथ माइनस होना पड़ेगा, तुम्हें लार्जर निकालना है, और स्मॉलर से लार्जर पे आना है तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, और लार्जर से स्मॉलर पे जाना है तो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, माइनस प्लस में फर्क कोई नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच हमेशा हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए। नेगेटिव में फिर कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम फंस जाती है। तो इसलिए तुम मेरे हिसाब से पॉजिटिव अप्रोच के लिए अगर हम चलते हैं, वैसे कनेक्शन इसने लेस का दिया है, लेकिन हम इसके हिसाब से ना चल के हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि बड़ा टैप छोटे से 10 घंटे कम लेता है। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि छोटा बड़े से 10 घंटे ज्यादा लेता है। तो तुम इसको उल्टा भी सोच सकते हो। तो हम उल्टा ही सोचेंगे और हम बड़े का लेट करेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x आवर्स। हमने बड़े वाले का x मान लिया। x का मतलब जैसे 12 घंटे में भरता है बड़ा, तो अब सीधी सी बात है छोटा 10 घंटे, अब उससे ज्यादा लेगा क्योंकि छोटे को टाइम ज्यादा लगेगा। वो छोटी टंकी होती है, देखो वो सबमर्सिबल चलाओगे तो 10 मिनट में पूरा 100 लीटर का टैंक भर जाएगा, 200 लीटर का। और छोटी टंकी चलाओगे तो मालूम पड़ा वो 10 लीटर की बाल्टी नहीं भरेगी। तो इसका मतलब छोटा वाला टाइम ज्यादा लेता है, बड़ा वाला टाइम कम लेता है। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप,
छोटा वाला टैप जो टाइम लेगा वो x प्लस 10 लेगा आवर्स, यानी अब तुम्हें प्लस करना होगा। तो अब इसके हिसाब से तुम वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें टाइम पता चल गया। तो अब तुम सबसे पहले वर्क एंड टाइम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक एक घंटा में ये कितना भरेंगे वो निकाल लोगे, और तुम्हें दोनों का टोटल टाइम भी दिया हुआ है। टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स ये हमें दिया हुआ है, वो भी लिखना चाहो पहले लिख लो। सिंस टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स, तो ये हमें दिया हुआ है 9 होल में 3/8 सॉल्व करेंगे, 9 8 72 75/8 आवर्स। तो अब तुम्हारे पास तीन टाइम हो गए, बड़े का टाइम हो गया, छोटे का टाइम हो गया, दोनों का टाइम हो गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, हम तीनों के अलग अलग 1 आवर्स के वर्क निकाल लेंगे और उससे इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले देयरफॉर इन 1 आवर द लार्जर कैन फिल, एक घंटे में बड़ा वाला कितना भरेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कैन फिल द टैंक, पूरा लिख लो, कैन फिल द टैंक बराबर 1/x। मान लो टैंक अगर 100 लीटर का है तो उसका 1/x पोर्शन वो फिल कर देगा। ऐसे ही इन 1 आवर द स्मॉलर कैन फिल द टैंक, वो कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x प्लस 10, ये 1/x प्लस 10 कर देगा। अगर वॉल्यूम हम कुछ मानते तो वॉल्यूम को लिखते, वरना हम 1 वॉल्यूम मान लेते, 1 कि उसका वॉल्यूम 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल वो फिल कर देगा। ऐसी इन 1 आवर बोथ कैन फिल, दोनों कितना भरेंगे, तो इसके लिए ये वाला जो टाइम है इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों के टाइम को टोटल को 8/75 ऑफ द टाइम। तो अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए सब चीजें आ गई कि बड़ा वाला 1 घंटे में इतना बढ़ता है, छोटा वाला 1 घंटे में इतना बढ़ता है, दोनों 1 घंटे में इतना बढ़ते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का टोटल काम है और ये अलग अलग दोनों का 1-1 घंटे का काम है। तो 1-1 घंटे का सेपरेट दोनों का काम का सम दोनों के मिला के 1 घंटे के काम के इक्वल होगा। तो इसका 1 घंटा प्लस इसका 1 घंटा इज इक्वल टू दोनों का 1 घंटा। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब तुम एलसीएम वगैरह लेके इसको फॉर्म कर सकते हो इक्वेशन। अब x एलसीएम आ गया, x प्लस 10, तो यहां आ जाएगा x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अब ये x और x मिला के 2x हो जाएगा प्लस 10 और अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। अभी मैंने बताया था 2 कॉमन लेके चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कॉमन लेके करना पड़ेगा। कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, और यहां से मैंने 2 से ये कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 4/75। मतलब ऊपर से मैंने यहाँ 2 कॉमन लेके इस 2 से ही कैंसिल कर दिया। ऐसे क्रॉस कर लो, तो इसको जब क्रॉस करोगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 75x प्लस 75 जा, तो 75 इंटू 5 मेरे को टेबल नहीं आती, 5 5 25 टू 5 से 35 टू 37 375, ठीक है। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 40x, अब प्लस का इधर आया माइनस का, तो ये माइनस का ही बचेगा, 75 में तो 40 का माइनस का 35x और माइनस का 375 इक्वल 0। तो अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब तुम्हें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करने में पहले तुम्हें 375 इंटू 4 करनी पड़ेगी, तो 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 टू 33, 4 3 जा 12 और 3 1500। अब 1500 के 2 पार्ट करने हैं जिससे 35 आएगा। तो वही तरीका मैंने बताया, बड़ी डिजिट्स के लिए छोटा सोचो, बड़ी डिजिट को बड़ा मत सोचो, बड़ी डिजिट को छोटा सोचो। तो छोटा कैसे सोचेंगे, तो छोटा ऐसे सोचेंगे 1500 के 2 पार्ट कर देंगे, 1500 15 इंटू 100। अब फिर सोचेंगे
15 के कुछ पार्ट करो जिससे काम बने, कितना लाना है 35, तो 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 और ये आ जाएगा 50 के 100 के 2 पार्ट करो तो 10 इंटू 10। काम बना नहीं बना, हमें लाना 35 लाने के लिए फिर अब तुम कर लो इसको 4x² माइनस 70 कुछ और ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। अब इनके 2 पार्ट इस तरीके से करो कि बैलेंसिंग हो जाए, तो 5 3 जा 15 2 जा 30 30 इंटू 50 नहीं आ रहा, 5 5 जा 25 5 5 जा 25 3 जा 6 2 जा 10 आ गया। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए 25। भैया देखो ये काम तुम्हें बड़ी प्रैक्टिस से करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं, जितना बड़ा नंबर उतने सारे ऑप्शन। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी जल्दी सोच सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें 10 मिनट में भी हो सकता है और ये हो सकता है 1 मिनट में भी हो जाए और ये हो सकता है 10 सेकंड में हो जाए, लेकिन ये तुम्हारी खुद की क्वालिटीज होंगी। तो फाइनली मैं पहुंच गया, क्योंकि 60 और 25 का डिफरेंस 35 आता है। तो अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसकी जगह आ गया 60x प्लस 25 माइनस 375 इक्वल 0। कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ रहा है, 2 से भी कट रहा है और मेरे ख्याल से 4 से भी कट जाएगा। 4x कॉमन आ गया, यहां आ गया x माइनस 15 बाहर चला जाएगा, 15 के टेबल में 4 बार आता है, प्लस ऐसे ही यहाँ 25 ले लो तो x माइनस 25 से, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 15 टाइम जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, खुद सोच सकते हो। और वैसे भी देखो रफी का 10 से इंटू करे 250 और 25 5 जो होते हैं 125, तो 250 और 125 मिला के 375, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 15 और 4x प्लस 25। तो इससे जो x की वैल्यू आई, एक तो आई माइनस का 25/4 और एक आई 15, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 15 हमारा आंसर हो गया। तो x का मतलब लार्जर टैप का टाइम तो हो गया 15 आवर्स, और स्मॉलर का अब तुम कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू पुट कर दोगे, तो स्मॉलर का हुआ 15 प्लस 10 यानी कि 25 आवर्स। तो बड़ा वाला 15 घंटे में बढ़ता है और छोटा वाला 25 घंटे में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आज ये तुमने क्वेश्चन किए होंगे, अब इससे रिलेटेड तुम्हें आरएस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज तुम इसको चालू करो, फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू।